स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 12th। क्लास 12th में सबसे पहला जो हम टॉपिक करेंगे, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ एक मैं आपको तरीका बता देता हूं किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। 12th का फिजिक्स थोड़ा सा हैवी है, हम लोग यहां पे जो करेंगे उसमें आपका 12th के अंदर जेई मेंस का पूरा कोर्स कवर होगा, साथ में नीट का तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा अगर जेई मेंस हो रहा है तो। जेई मेंस के लिए जो एक कमी रह जाएगी, कमी कह दूं या फिर आपकी तरफ से थोड़ा एफर्ट और चाहिए होगा जेई मेंस के लिए, वो सिर्फ एक काम, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मैं यहां पे काफी सारे कराऊंगा, उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस आप कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बहुत सारे ऑथर्स की, बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आ जाती है। किसी भी रिनाउंड पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सेपरेटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर 30-40 साल के क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे जैसे ही पहला टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा, यहां पे आप क्वेश्चंस वगैरह करके जैसे ही खत्म करें, घर पे जाके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। 70-80% तो वैसे ही निकल जाएंगे। ये आदत बना लो, 12th का पूरा जेई का कोर्स आपका अपने आप ही कवर हो जाएगा। कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, कोई किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक। बट मेक श्योर कि आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक वो प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए। जितने आप ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। यहां पे आपको जो मैंने असाइनमेंट्स बुकलेट्स दी हैं, उन असाइनमेंट बुकलेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है 11th के कंपैरिजन में। 11th में आप चैप्टर करते थे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स होते थे, फिर टॉपिक करते थे, न्यूमेरिकल्स होते थे, फिर अगला टॉपिक होता था, फिर न्यूमेरिकल्स होते थे। 12th की बुक्स में थोड़ा सा और डिफरेंस है। टॉपिक आएगा 3-4 पेज का, जो भी टॉपिक होगा, कई बार एक पेज के बाद ही न्यूमेरिकल आ जाएंगे। 3-4 पेज के टॉपिक के बाद उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, फिर उन पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो सारे सॉल्व होंगे। वो टॉपिक बाय टॉपिक सेपरेटेड है, मतलब एक ही चैप्टर में आपको 7 या 8 एक्सरसाइज मिल जाएंगी कॉन्सेप्चुअल्स की, और जितनी कॉन्सेप्चुअल्स की एक्सरसाइज उससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज। जैसे कूलम्स लॉ को मैंने 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो उसकी 5 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, बट कंसेप्चुअल की एक एक्सरसाइज है, ठीक है। सो टॉपिक बाय टॉपिक करना है हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वेटेज पूरा इज 8 मार्क्स, 8 नंबर इन बोर्ड्स। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। 8 मार्क्स का चैप्टर, फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं। ये जो मैंने आपको बुकलेट दी है, दिस इज ऑफ 1 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट 2 चैप्टर्स 8 मार्क्स के हैं। क्लास में मुझे करीब 2.5 महीने लगेंगे इन 2 चैप्टर्स को कराने में, बट ये बुक 1 का बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको ये चैप्टर वीक रह गए, पूरी बुक 1 उड़ जाएगी, कुछ नहीं समझ में आएगा पूरी बुक 1 में। बुक 1 मतलब पूरा करीब 70% ऑफ द सिलेबस इज बुक 1, 30% इज बुक 2। तो 70% कोर्स इस पहले 2 चैप्टर्स पे डिपेंडेंट है। स्कूल में आपको हद मार के 1 से 1.5 हफ्ते में चैप्टर्स दोनों खत्म करा देंगे, क्योंकि वो लोग न्यूमेरिकल नहीं करते, न्यूमेरिकल्स में टाइम बहुत लगता है। कॉन्सेप्चुअल्स वो नहीं कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तब इस चैप्टर का फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। Electric charges and fields. Now, electric charges and fields, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। 2 मिनट सामने देखिए, आई विल गिव यू टाइम लिखने के लिए। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का। चार्जेस कौन से होते हैं? चार्जेस 2 तरह के होते हैं। चार्जेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। सबको मालूम है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज होता क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which बैठ बेटा जल्दी, और प्लीज टाइम पे आया करो।
by virtue of which body apply electrical and magnetic effects. मैग्नेटिक इफेक्ट्स आगे पढ़ोगे, अभी हम इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट चारों तरफ प्रोड्यूस करती है। एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल कर सकती है। ये किस प्रॉपर्टी की बेसिस पे कर सकती है, उसकी चार्ज की बेसिस पे। जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस ज्यादा होगा, उसका मैग्नेटिक इंफ्लुएंस भी ज्यादा होगा। वो मैग्नेटिक इंफ्लुएंस की बाद में बात करेंगे क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स काम करते हैं, सिर्फ चार्ज नहीं करता। सो जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा होगा, अभी फॉर द टाइम बिंग उसका इलेक्ट्रिकल इंफ्लुएंस भी ज्यादा होगा। सो चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। किसी भी बॉडी में चार्ज आने के लिए, किसी भी बॉडी में चार्ज आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर चार्ज, किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? बॉडी को चार्ज होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और यही हम बात करेंगे कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स को चार्ज होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। आप सबको मालूम होगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मालूम है सबको? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये याद होनी चाहिए आपको, कभी गिवन नहीं होंगी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आपको ये याद करनी पड़ेंगी। सो रिक्वायरमेंट चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। या तो बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। अगर बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन है? नेगेटिव। अगर बॉडी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज। अगर बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल बॉडी में, इन न्यूट्रल बॉडी, नंबर ऑफ या टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल। मतलब किसी भी बॉडी में चार्ज आने के लिए, किसी भी बॉडी में चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। अगर बॉडी के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर बॉडी के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉडी क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, उतने ही उसके न्यूक्लियस के, सब एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज द कल्प्रिट जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में क्या हो सकता है? चार्ज। या तो वो एक्सेस में होगा या वो किस में होगा? डेफिशिएंसी में। यह बात समझ में आती है? इसमें नो प्रॉब्लम? श्योर? सबको ऑनलाइन, सबको क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है। सो किसी भी बॉडी में चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। अब दोबारा, नेगेटिव चार्ज कब होता है? व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? व्हेनेवर देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, बॉडी क्या हो जाती है? न्यूट्रल। अच्छा जी, नाउ एवरी इलेक्ट्रॉन हैज सम मास। मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की या तो एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, मतलब या तो एक्सेस मास है या मास की डेफिशिएंसी है। मतलब बिना मास के अगर मैं कहूं कि कोई बॉडी है वो मासलेस है, तो इसका मतलब उसमें चार्ज भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके पास चार्ज है तो मतलब या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा या इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डेफिशिएंट। तो अगर बॉडी मासलेस है, इफ बॉडी इज massless, this implies
that body cannot have charge. अब बच्चे कहेंगे सर मासलेस बॉडी तो पॉसिबल ही नहीं है. बॉडी नहीं बोलो, मासलेस कोई भी चीज पॉसिबल है. कौन सी? एनर्जी. फोटोन, पैकेट ऑफ एनर्जी. तो फोटॉन्स क्या होते हैं? मासलेस होते हैं. तो फोटॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल फोटॉन्स, ये क्या होंगे? मासलेस एंड चार्जलेस. यहां तक सारी बात समझ में आती है? क्या बोला मैंने? दोबारा एक बार. किसी भी बॉडी पे चार्ज आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का खेल है. या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस या इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन एक्सेस या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, तो या तो बॉडी में मास गेन होगा अगर वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आए, या फिर बॉडी का मास लूज होगा अगर उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया. या तो बॉडी के पास मास गेन होगा या बॉडी के पास मास लूज होगा. ईदर देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज होने के लिए बॉडी का मास होना जरूरी है. यह बात सारी समझ में आ गई? कुछ वैल्यूज जो आगे 12th में ओवरऑल हम यूज करेंगे, और ये वैल्यूज जो हैं ये किसी भी न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू गिवन नहीं होगी, ये याद करनी होंगी. जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन के कुछ पॉइंट्स. क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. नो प्रॉब्लम. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. इसको -e लिखते हैं. इसको -e लिखते हैं. तो e इज बेसिकली दिस नंबर. ठीक है. अगर हम बात करते हैं दूसरा पार्टिकल, इसको बोलते हैं प्रोटॉन. प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg. चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है +e. +e से मेरा मतलब +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. एक और पार्टिकल, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल कौन सा होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, He2 4. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल is 4 times mass of proton. P for proton. मतलब 4 times 1.67 into 10⁻27 kg. Charge of alpha particle is twice the charge of proton. मतलब +2e. ठीक. एक और पार्टिकल, इसका नाम है पॉजिट्रॉन. प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दोनों में क्या फर्क है? प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है. इसका चार्ज भी उतना ही है, +e 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. प्रोटॉन जो है, पॉजिट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है. इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा. आप कहोगे सर ये भी तो उल्टा है, ये माइनस था ये प्लस था, बट मासेस फर्क थे. इसका मास भी सेम होगा. मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg. ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. समझ में आई बात? क्लियर? असाइनमेंट खोलो 1 मिनट. असाइनमेंट बुकलेट में फर्स्ट पेज टॉपिक 1.1, जितना मैंने अभी तक बोला वही सब लिखा हुआ है. जितना मैंने अभी बोला वही सब लिखा हुआ है. सब वैल्यूज वगैरह सब कुछ लिखी हुई है. आपके पास 2 मिनट का समय है, 1 मिनट पढ़ के देख लो, ये पूरा समझ में आता है. ठीक है, चलें आगे.
आप लोग जितना मर्जी यहां से, फिर सुन लीजिए, जितना मर्जी आप पीडीएफ से देख लें, जितना मर्जी वीडियो देख लें, जितने मर्जी यूट्यूब पे जाके अलग अलग चीजें पढ़ लें, जब तक आप अपने हाथ से लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो याद नहीं होगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा। सी होता क्या है, जब आप सिर्फ उस चीज को देखते हो, सिर्फ उस चीज को सुनते हो, आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, बट जब आप उस चीज को लिखते हो ना, तब आप उसके बारे में सोचते हो कि आप क्या लिख रहे हो, क्योंकि लिखने में कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगी और जितना आप उस चीज के बारे में सोचोगे उतना अच्छी तरह याद होगा, उतने आपके डाउट्स निकलेंगे। और सारा खेल ही याद करने का और लिखने का है। जितना आप लिखोगे उतना फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में उतनी क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी कॉन्सेप्ट्स की, और उतना आपको पता लगेगा कि मेरे को क्या नहीं समझ में आया। प्रॉब्लम क्या होती है, हमें पता ही नहीं लगता हमें समझ में आया कि नहीं आया। उस समझ में कैसे पता लगेगा कि आया या नहीं आया, जब आप उसे लिखोगे। लिखते वक्त अरे यार ये क्या लिख लिया मैंने, फिर सोचते हो आप उस बारे में। तो जितना आप लिखोगे उतना आप सीखोगे। ये बात याद रखना, जितना आप राइट होगे, जितना आप लिखोगे, जितना आप राइट करोगे, जितने आप नोट्स बनाओगे, उससे लर्निंग, एग्जाम से पहले की लर्निंग इतनी आसान हो जाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अभी आदत क्या है, पीडीएफ खोली, देख ली, सर का वीडियो लगाया, शुरू हो गए, उससे नहीं होता। वो आपकी हेल्प के लिए होता है। उसको पक्का अगर करना है तो अपने हाथ से डे 1 से आदत बना लो। एक फेयर रजिस्टर, डे 1 से आप आदत बना लीजिए कि आपके घर में एक फेयर रजिस्टर होगा। वो आप कहीं नहीं लेके जाएंगे, वो आप ट्यूशन नहीं लाएंगे, वो आप स्कूल नहीं लेके जाएंगे, वो आप घर पे रखेंगे। टॉपिक याद हो गया, समझ में आ गया, आज का पढ़ लिया, सब कुछ हो गया। अब उसमें चलो फेयर करते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, जो भी पॉइंटर्स हैं उनको बनाते हैं। दैट्स द वे टू स्टडी। और ये आदत आजकल खत्म हो गई है बच्चों की लिखने की। अभी स्टार्ट है, 12th की बिगिनिंग है, अभी से बन जाएगी। 3 मंथ्स डाउन द लाइन अगर मैं बोलूंगा नहीं बनेगा, क्योंकि तब तक इतना सारा काम पाइल अप हो चुका होगा। डे 1, पहले दिन से इस चीज की आदत बनाओ। 3 रजिस्टर शुरू कर दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एटलीस्ट ये 3 मेन सब्जेक्ट्स। अगर आपके और कोई सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स है किसी के पास, या और कोई भी XYZ सब्जेक्ट है, उसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 रजिस्टर आपके अलग से सुंदर। उसको इतना सजाओ कि आपको पढ़ने का मन करे। उसको इतना सजाओ, इतना साफ लिखो, उसमें अलग अलग कलर से मार्किंग्स करो। आप देखोगे इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट वंस यू स्टार्ट लविंग इट, सारे सब्जेक्ट्स आसान हो जाएंगे। लर्न करना बहुत आसान हो जाता है, समझना बहुत आसान हो जाता है। ये पहले दिन से आदत बनाओ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो ये था आपका बेसिक। अब किसी भी बॉडी में चार्ज आता कैसे है, मैंने बोला या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। चार्ज तभी आएगा बॉडी में। कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही क्या है, प्रोटॉन्स। सो किसी भी बॉडी में चार्ज आने के लिए क्या जरूरत है, या तो उस बॉडी को, इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। या इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। लूज करेगी तो क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। ओवरऑल वो बॉडी क्या है, न्यूट्रल। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने केमिस्ट्री के अंदर 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, when light of suitable frequency falls on the metal surface, electrons get ejected out of it, and the surface, those electrons are known as photoelectrons. Now if electrons are lost, the body becomes positively charged. So what my target is that the body either should lose electrons or it should gain electrons, right? Then only it will become charged, whether positive or negative. If it gains, it becomes negative. If it loses, it becomes positive. I'm talking about gain of loss of electrons, और कुछ नहीं। Now, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है मिनिमम। दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। दूसरी भाषा में थ्रेशोल्ड एनर्जी, जैसे मर्जी याद कर लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। भूखा है वो कि मेरे को एनर्जी दो, मैं तो तभी बाहर आऊंगा, ठीक है, इंडिया का है।
माल डलेगा तभी बाहर आएगा वो। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी किसने दी? लाइट ने। लाइट में क्या थे? फोटॉन्स। फोटॉन्स ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल हुए, उन्होंने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इसको बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सपोज मैं फोटो इलेक्ट्रिक ना करता, मुझे तो एनर्जी देनी है, जैसे मर्जी दूं। अगर मैं हीट अप कर दूं तो इलेक्ट्रॉन को तो तब भी एनर्जी मिलेगी। उस एमिशन को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। क्या बोलते हैं? थर्मियोनिक एमिशन। एमिशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी जैसे मर्जी दो। सो पहले टाइप है एनर्जी देने का, लाइट और सूटेबल फ्रीक्वेंसी। अब जरूरी नहीं है विजिबल लाइट, फोटोन तो किसमें होता है? हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। फोटॉन्स है, रेडियो वेव्स में भी होगा, एक्स रेज में भी होगा, गामा रेज में भी होगा। हर एक में फोटोन है, किसी में ज्यादा एनर्जी का, किसी में कम एनर्जी का। व्हेन फोटॉन्स फॉल, इलेक्ट्रॉन गेन हुए, बाहर आया। दूसरा, आपने हीट अप किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। हो सकता है वर्क। तो पहला टर्म इसमें जो हम डिफाइन करेंगे वो है वर्क फंक्शन। समझने पे फोकस। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी required by an electron to get ejected out of metal surface. किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम क्या नाम देते हैं? वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन आप कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? पहला होता है थर्मियोनिक। थर्मियोनिक समझ में आ गया क्या है? थर्मियोनिक का मतलब आपने हीट प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन ने हीट गेन की और इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? बाहर आ गया। ये होता है थर्मियोनिक। दूसरा होता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी को गेन किया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। अभी हमारे दो काम आएंगे, बट मैं आपको चारों के नाम बता देता हूं। थर्ड होता है फील्ड एमिशन। ये अभी काम नहीं आएगा। फील्ड एमिशन क्या होता है? समझ लो सिर्फ। सपोज करो ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है? या चलो ये एक मेटल सरफेस है और मैं उस मेटल सरफेस का बेचारा इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट दीवार, राइट दीवार। राइट दीवार पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया बहुत सारा, राइट दीवार पे मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। इधर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्या करेगा? मुझे खींचेगा। ये नेगेटिव क्या करेगा? मुझे धक्का देगा। अगर मैं और पॉजिटिव दे दूं और खींचेगा। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मेरे को एनर्जी नहीं मिली। मैंने और ज्यादा चार्ज दे दिया, ये और खींचेगा, कभी ना कभी तो बाहर निकलूंगा मैं। ये होती है फील्ड एमिशन। खींच खींच के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, पकड़ पकड़ के मारना कि तुम चलो बाहर। इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। तीन एमिशन समझ में आ गई। चौथी होती है सेकेंडरी एमिशन। अभी इस चैप्टर में ये दो काम आएंगी। अभी सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूं चारों का मतलब क्या है। थर्मियोनिक हीट, फोटो इलेक्ट्रिक लाइट, फील्ड एमिशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखा, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट। ये क्या होता है? फील्ड एमिशन। इसमें बाकी मैथमेटिक्स बाद में बात करेंगे। सेकेंडरी एमिशन क्या है? मैं इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा हूं, चाय पी रहा हूं, उधर से एक इलेक्ट्रॉन दंदनाता हुआ आया, स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी लेके स्ट्राइक किया, मुझे लेके ले उड़ा। अपनी काइनेटिक एनर्जी उसने मेरे को प्रोवाइड कर दी। बिलियर्ड बॉल सोच लो, कड़क करके मारा, दूसरे को लगी, दोनों लेके आगे चली गई। ये क्या है? सेकेंडरी एमिशन। एक आया अपनी एनर्जी लेके, टक्कर मारी, अपनी एनर्जी दूसरे के साथ शेयर की, चला भाग चले, दोनों भाग गए। दैट इज सेकेंडरी एमिशन। मतलब समझ में आ गया चारों का? अभी काम इन पहली दो का आएगा। सो इसमें जब हम चार्जेस की बात करते हैं, जी बेटा बोलिए। एक बार थर्मियोनिक दोबारा समझा दो। पहला वही है बेटा। अब देखो इधर, हाँ देखो दोबारा, वेज ऑफ चार्जिंग। चार्ज होने के क्या तरीके हैं? किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या मेथड्स हैं? किसी भी बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है? सबसे पहला है
इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी लिखवाऊंगा, पहले समझो, समझो ध्यान से समझो। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सपोज मेरे पास दो मेटल सरफेसेस है, मेटल सरफेस ए, मेटल सरफेस बी। मेटल सरफेस ए का वर्क फंक्शन है लेट्स से 5 जूल्स, मेटल सरफेस बी का वर्क फंक्शन है 20 जूल्स। मतलब मेटल सरफेस ए के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 5। बी के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए? 20। ठीक है, दोनों को पकड़ा, रब करना शुरू कर दिया। गर्म हो जाता है, होता है ना? क्यों होता है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिली? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मिल गई। अगर वो थर्मल एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आ जाएगा। सो दो मेटल सरफेस, एक का वर्क फंक्शन 5, दूसरे का वर्क फंक्शन 20, दोनों को टच किया, दोनों को किया रब। जब रब करेंगे तो क्या होगा? दोनों को थर्मल एनर्जी मिलेगी। कौन पहले बाहर आएगा? 5 वाला है 20 वाला? 5। उसको कम चाहिए थी, 5 वाले ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 20 वाले में घुस गया। ये क्या बन गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बना? नेगेटिव चार्ज। हो गए दोनों चार्ज। आई बात समझ? इजी, फुद्दू एकदम, पक्का। दोबारा स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग डालो, वेज ऑफ चार्जिंग। रजिस्टर खोलो, ये जो यहां पे लिखोगे ये आपका रफ रजिस्टर है। एक बार कंसेप्ट पूरा करने के बाद फेयर रजिस्टर बना के प्रॉपरली सुंदर सुंदर लिखो, ताकि आपको पढ़ने में, लर्न करने में दिक्कत ना हो। यह काम आप बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत करते हैं, करते हो ना? बायो जिन के पास है, बहुत सुंदर सुंदर रजिस्टर होते होंगे। बाकी भी करो यार। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, स्टेटमेंट लिखिए। मान्या क्लियर है बेटे? अब ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन लिखिए। व्हेन टू मेटल ऑब्जेक्ट्स, when two metal objects having different work functions are rubbed against each other, when two metal objects having different work functions are rubbed against each other, then due to friction heat is produced. Then due to friction heat is produced. By gaining this heat, electrons from the body having lower work function gets transferred to the body having higher work function. स्टेटमेंट समझ में आई? जो मैंने बोला नॉर्मल देसी भाषा में सेम चीज। क्या बोला? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, टू मेटल ऑब्जेक्ट्स, मेटल क्यों? मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन टू मेटल ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, देन ड्यू टू फ्रिक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। बाय गेनिंग हीट, जिसका लोअर वर्क फंक्शन है वहां से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुआ? जिसके पास हायर वर्क फंक्शन है। देयरफॉर बॉडी हैविंग lower work function becomes positively charged and the body having higher work function becomes equal negatively charged.
अब ये इक्वल को हाईलाइट क्यों किया मैंने? काम का पॉइंट है भाई, एक ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दूसरे ने 10 गेन किए। तो एक के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे के पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आएगा? नेगेटिवली चार्ज। मतलब आपके पास ये दो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, आपने इन दोनों को रब किया, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जंप हुए, तो इसने अगर लॉस हुआ 10 इलेक्ट्रॉन्स का तो इसके पास गेन होगा किसका? 10 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जितना एक के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा दूसरे के पास इक्वल अमाउंट ऑफ क्या आएगा? नेगेटिवली चार्ज। बात क्लियर? समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर? आप सबको क्लियर है बेटा? पक्का? क्या बोला मैंने दोबारा? थर्मियोनिक एमिशन इसमें होता है चार्जिंग में। पहला मेथड, जब दो बॉडीज जिनके पास इक्वल, जिनका वर्क फंक्शन डिफरेंट है, आपने उन दोनों को रब किया। जब रब करोगे ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहां से कहां होंगे? लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन पे। तो लोअर वर्क फंक्शन क्या बन गया? पॉजिटिव। हायर वर्क फंक्शन क्या बन गया? नेगेटिव। सबको समझ में आ गया? पक्का? पीछे भाई जी, बहन जी, पीछे बेटा। ओके, नाउ ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझो पहले इसको, फिर लिखेंगे, टेंशन नहीं, पहले समझो। कंडक्शन प्रोसेस पढ़ी हुई है आपने, 10th में पढ़ी होगी। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्ट करना। कंडक्ट करना मतलब चार्जेस का मूव हो जाना। बैटरी पता है ना, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। एक वड्डा एक छोटा। वड्डा वाला केड़ा होता है? पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। नाउ व्हेन यू कनेक्ट एन एक्सटर्नल सर्किट, व्हाट विल हैपन? पॉजिटिव से करंट निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है। क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों? कंडक्शन। पॉजिटिव वाला मतलब हाई वोल्टेज, नेगेटिव वाला मतलब लो वोल्टेज। जब आप दो बॉडीज को जो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हैं, जो डिफरेंट वोल्टेजेस पे हैं, उनको आप कनेक्ट कर देते हो तो चार्ज मूव करता है। ऐसे मूव करता है कि हाई वोल्टेज वाले का चार्ज कम हो जाए तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगी, और लो वोल्टेज वाले का चार्ज बढ़ जाए मतलब उसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी, और थोड़े टाइम के बाद दोनों क्या हो जाएंगी? बराबर। सेल खत्म हो जाता है ना यूज करते तो, खत्म होने का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। मोबाइल फोन को चार्ज करते हो, बैटरी थोड़ी देर में खत्म होती है, खत्म होने का क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। सो वो पोटेंशियल डिफरेंस है। सो व्हेनेवर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तो पहले तो कंडक्शन प्रोसेस लिखिए। व्हेन टू बॉडीज at different potentials are brought in contact, when two bodies at different potentials are brought in contact, then sharing of charges takes place. Sharing of charges takes place in such a manner that after sharing their potentials become equal. After sharing, their potentials become equal. This sharing is called conduction. Sharing का मतलब movement of charges. इसको बोलते हैं कंडक्शन। अब जरा ध्यान दो, जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करती है? पहली सीधी बात, वो डिपेंड करती है चार्ज पे।
जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा। अब ये वोल्टेज होती क्या है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, चैप्टर 2 में आएगा। वोल्टेज डिपेंड करती है एक चार्ज पे, दूसरा अभी फॉर द टाइम बिंग अदर फैक्टर्स। तो जो मैं क्या बोला, मैंने बोला जो पोटेंशियल है या वोल्टेज जो है वो दो चीजों पे फॉर द टाइम बिंग डिपेंड करती है। एक डिपेंड करती है चार्ज पे, एक पड़ती है अदर फैक्टर्स पे। अदर फैक्टर्स पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो दूसरा भाग आएगा उसमें, चैप्टर 2 में। वो अदर फैक्टर्स होते हैं क्या, साइज, शेप, मटेरियल, डेंसिटी, इन सब चीजों पे, वो सब बात की बात है। सो अभी फॉर द टाइम बिंग किसी भी बॉडी का वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और अदर फैक्टर्स पे। मतलब इफ टू बॉडीज आर आइडेंटिकल then their voltage is directly proportional to charge। दो एग्जैक्ट बिल्कुल सेम मटेरियल, सेम शेप, सेम साइज, दो मेटल ऑब्जेक्ट्स ले लिए मैंने। अब जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी वोल्टेज ज्यादा होगी। ऐसा जरूरी नहीं होता कि चार्ज ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है, वो साइज वगैरह पे भी डिपेंड करता है। अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने वो बाकी फैक्टर्स को क्या मान लिया, सेम मान लिया। तो जिस बॉडी का, दो आइडेंटिकल बॉडीज में जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा। मतलब अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज को, सामने ध्यान दो, दो आइडेंटिकल बॉडीज को आप कांटेक्ट में लाओगे तो क्या होगा, शेयरिंग होगी सच दैट क्या बराबर हो जाए, वोल्टेज। वोल्टेज कब बराबर होगी, जब दोनों का क्या बराबर हो जाएगा, चार्ज। तो एक के पास अगर 5 कूलम चार्ज है, एक के पास अगर 15 कूलम चार्ज है, दोनों को टच करूंगा तो दोनों के पास 10-10 आ जाएगा। शेयरिंग होगी सच दैट देयर चार्जेस बिकम इक्वल। तो एक के पास अगर 10 कूलम चार्ज है, एक न्यूट्रल है, टच करूंगा 5-5 आ गया, न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आई बात? तो कंडक्शन प्रोसेस चार्जेस पे नहीं बोलते, होती एक्चुअल वो वोल्टेज पे होती है। कंडक्शन प्रोसेस एक्चुअली में वोल्टेज पे होती है। चार्जेस में सॉरी, चार्जेस में हम सिर्फ तब बोल सकते हैं अगर बॉडीज क्या हो, आइडेंटिकल। मतलब इफ टू आइडेंटिकल बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, then they share their charges in such a manner that after sharing their charges become equal। चार्जेस नाम मैंने क्यों लिया, बिकॉज आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो आप चार्जेस इक्वल बोल सकते हो। अदरवाइज जनरल स्टेटमेंट जब बनेगी तो चार्जेस नहीं, तब पोटेंशियल्स इक्वल बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है, इस पे Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है, दूसरी बॉडी इस पे Q2 चार्ज, दोनों को आपने टच कर दिया तो आफ्टर शेयरिंग दोनों के पास चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2, आधा इसके पास आधा दूसरे के पास। जिसके पास ज्यादा है वो किसको दे देगा, कम वाले को। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब अगर आपके पास एक बॉडी पे Q चार्ज है और एक बॉडी 0 चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है, दोनों को आप कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों के पास Q/2 और Q/2 आ जाएगा। तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गई बाय कंडक्शन। समझ में आ गई बात? कंडक्शन प्रोसेस क्लियर है क्या होती है? ऑनलाइन सबको कंडक्शन प्रोसेस क्लियर है? यस सर। बता रहा हूं, पहले एक बार ये लिख लो, फिर एक बार मैं चलो एक बार दोबारा समझ लो, फिर लिख लेना। अब अगर नहीं लिखा है तो 2 मिनट रुक जाओ, दोबारा समझ लो। मैंने क्या बोला, जब भी दो बॉडीज डिफरेंट वोल्टेज पे होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बैटरी कनेक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बैटरी है, बैटरी में दिस इज हाई वोल्टेज, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव मींस लो वोल्टेज।
आपने एक्सटर्नल सर्किट जैसे ही टर्न ऑन करते हो तो क्या होता है, इधर से चार्ज निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव क्या करता है, अपने चार्ज को लूज करता है, मतलब अपनी वोल्टेज को लूज करता है। नेगेटिव क्या करता है, उस चार्ज को गेन करता है, मतलब वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, जब मैं ये चार्ज लूजिंग और गेनिंग बोल रहा हूं, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज लूज करेगा तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा। नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। आफ्टर शेयरिंग दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बराबर। आफ्टर शेयरिंग दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद बराबर। इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन सिर्फ तब होता है जब दो बॉडीज के बीच में क्या हो, वोल्टेज का डिफरेंस। वोल्टेज किस किस चीज पे डिपेंड करती है, पहली चीज वो डिपेंड करती है चार्ज पे। जिस बॉडी का चार्ज ज्यादा उस बॉडी की वोल्टेज ज्यादा, जिस बॉडी का चार्ज कम उस बॉडी की वोल्टेज कम। वोल्टेज दूसरी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वोल्टेज डिपेंड करती है शेप पे, साइज पे, मटेरियल पे, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब अभी फॉर द टाइमिंग अदर फैक्टर्स। सो चार्ज अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मतलब दोनों के अदर फैक्टर्स सेम हैं, तो दोनों की वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगी, चार्ज पे। दोनों की वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होगी, चार्ज पे। सो अगर दो बॉडीज, आइडेंटिकल बॉडीज को आप कांटेक्ट में लाते हो तो दोनों के सेम वोल्टेज पे आने का मतलब दोनों का क्या सेम हो जाना, चार्ज। तो जब दो बॉडीज डिफरेंट चार्ज वाली सेम साइज की आप कांटेक्ट में लाते हो तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस होती है इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए, चार्ज। सो जैसे एक के पास Q1 चार्ज है, दूसरे के पास Q2 है, कांटेक्ट में लाए, टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 प्लस Q2, आधा एक के पास आ जाएगा, आधा दूसरे के पास आ जाएगा, हाफ हाफ हो गया। इसी तरह से एक पे Q चार्ज है, एक पे 0 चार्ज है, शेयरिंग हुई, एक पे आ गया Q/2, दूसरे पे भी कितना आ गया, Q/2, तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ में आया यहां तक, जो बोर्ड से लिखना है लिख लो एक बार। समझ में आ गया यहां तक, एक बार रिकैप करते हैं जितना पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कौन कौन से होते हैं, रिक्वायरमेंट किसी भी बॉडी पे चार्ज की कौन सी होती है। उससे पहले चार्जेस कौन कौन से होते हैं और चार्ज होता क्या है। चार्ज दो तरह का होता है किसी भी बॉडी पे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज होता क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी इज एबल टू अप्लाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, एबल टू शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक, मैग्नेटिक वाला बाद में आएगा, इलेक्ट्रिक वाला थोड़ी देर में। किसी भी बॉडी में चार्ज आने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की। या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, गेन करेगी, या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, तब उसमें चार्ज आ सकता है। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो बॉडी के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। कोई भी बॉडी को न्यूट्रल अगर होना है, किसी भी बॉडी को अगर न्यूट्रल अगर होना है, इसका मतलब उस बॉडी के पास टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, इसका मतलब बॉडी मास को क्या कर रही है, गेन कर रही है। मास को गेन कर रही है तो मास गेन करके बॉडी क्या बन जाएगी, हैवी हो जाएगी थोड़ी सी। और अगर बॉडी लूज कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, तो इट मींस बॉडी मास भी थोड़ा लूज कर रही है, तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, गेन या लूज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क इज नोन एज वर्क फंक्शन। कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी देने के लिए मल्टीपल वेज हैं। सबसे पहला तरीका, आप हीट प्रोवाइड कर दो, आप हीट दो, हीट गेन करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इलेक्ट्रॉन्स हीट गेन करें एंड दे मूव आउट ऑफ मेटल सरफेस, इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। When light of suitable frequency falls on the metal surface, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करें एंड दे मूव आउट ऑफ द मेटल सरफेस, उसको बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तीसरा एमिशन होता है फील्ड एमिशन। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बॉडी को रखा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट ऑफ द मेटल सरफेस, दैट इज नोन एज फील्ड एमिशन। चौथा होता है सेकेंडरी एमिशन। दंदनाता हुआ इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, दोनों ने एनर्जी गेन की और दोनों मूव कर गए, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। अभी फील्ड और सेकेंडरी काम नहीं आएगा, अभी थर्मियोनिक और वो आएगा। आज थर्मियोनिक, अगली क्लास में दूसरा। अब चार्ज होने के लिए या तो लूज या गेन होना है, उसका सबसे पहला मेथड होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडीज हैं, डिफरेंट वर्क फंक्शन है, एक का वर्क फंक्शन है लेट्स से 5, एक का है 20। मतलब इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 5 जूल। इस बॉडी को लूज करने के लिए 20 जूल्स। दोनों को टच किया, रब किया, रब करोगे तो क्या होगा, दोनों को हीट मिलेगी। क्यों मिलेगी, फ्रिक्शन की वजह से।
हीट मिलेगी तो कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसको कम एनर्जी चाहिए। तो जिसको कम एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन उधर चला जाएगा। तो जिसको कम एनर्जी चाहिए वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जिसको ज्यादा चाहिए वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एक बॉडी में आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव दूसरी बॉडी में आएगा। दूसरा होता है इसका, अच्छा एक चीज और, असाइनमेंट बुकलेट में एक टेबल बना हुआ है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको नजर आ रहा होगा, फर्स्ट पेज पे ही है, उस पे डिफरेंट डिफरेंट लिखे हैं, सल्फर होगा, बहुत सारे हैं। अब इसमें क्या होता है, इस टेबल फॉर्म में देखो, जो ज्यादा ऊपर होगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जो नीचे होगा उसकी टेंडेंसी ऊपर वाले के कंपैरिजन में कम है। तो पेपर में ना ये क्वेश्चन आता है, एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद सिल्क, ठीक है, एक ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क या वुल, इनसे आपने रब किया, बताओ किसके पास पॉजिटिव आएगा, किसके पास नेगेटिव आएगा? तो आप ये टेबल याद करोगे, जो ऊपर है, अगर दो है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो जब मैं दोनों को रब करूंगा, जो ऊपर है उसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब उसका वर्क फंक्शन क्या हुआ? कम। जो उस टेबल में नीचे लिखा है उसका वर्क फंक्शन क्या हुआ? ज्यादा। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। सो ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में, कि आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर दिया, तो बताओ कौन पॉजिटिव बनेगा, कौन नेगेटिव आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक। दूसरा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है? व्हेन टू बॉडीज, जैसी मर्जी बॉडीज हो, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दे शेयर देयर चार्जेस इन सच अ मैनर दैट आफ्टर शेयरिंग दोनों का क्या बराबर हो जाए? वोल्टेज, पोटेंशियल। एक बॉडी लूज करेगी चार्जेस, दूसरी बॉडी गेन करेगी, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए? इक्वल। इसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, वो दोनों टच करूंगा तो शेयरिंग के बाद दोनों के पास चार्ज क्या आ जाएगा? इक्वल। तो एक के पास अगर Q1 है, दूसरे के पास Q2 है, तो शेयरिंग के बाद कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। ठीक। माइंडेड, ये सिर्फ तब होगा जब बॉडीज क्या हो? आइडेंटिकल, अदरवाइज नॉट। नॉन आइडेंटिकल होंगी तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे? चैप्टर 2 में अप्रोच करेंगे। चैप्टर 1 में आइडेंटिकल बॉडीज अप्रोच होंगी सिर्फ, चैप्टर 2 में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, तब वो वाली नॉन आइडेंटिकल का भी काम करेंगे। दूसरा, व्हेन टू बॉडीज, one is identical bodies, one is having some charge, the other is neutral, they are brought in contact, they share their charges, दोनों के पास बराबर चार्ज आ जाएगा, एक के पास Q, एक के पास 0, टच किया Q/2, न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गई, इसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक। ये दो प्रोसेस हुई, दो और बची हैं, वो अगली क्लास में आएंगी। ठीक है। आज का काम क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, थियोरेटिकली एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो मैंने बोला है, नोट्स में आई गेस फर्स्ट 1.5 पेज होगा, एक एक अक्षर उसका पढ़िए, एक एक चीज को याद कीजिए। जो मैंने आज वैल्यूज याद करने को बोली हैं, उन वैल्यूज को याद कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास से आपको न्यूमेरिकल्स होमवर्क मिलना शुरू हो जाएंगे, अगली क्लास तक पहुंच जाएंगे हम न्यूमेरिकल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।